नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शीतलहर का कहर। हर साल नवंबर महीने के आते ही ठंड दस्तक देने लगती है और दिसंबर का महीना आते ही ये अपने चरम पर पहुंचने लगती है। हालांकि ठंड के चरम पर पहुंचने का कोई पैमाना नहीं है, ये तो साल दर साल और बढ़ती ही जा रही है। हर साल कोई ना कोई रिकॉर्ड टूटता जरूर नजर आता है। साथ ही इसके कई गंभीर परिणाम भी देखने को मिलते हैं। दिल्ली और उत्तर भारत में फिलहाल जो शीतलहर अब की बार चली वो काफी जबरदस्त है। इसमें रेड अलर्ट भी कई बार जारी हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जता दिया था कि इस बार शीतलहर के तमाम प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले साल दिल्ली एनसीआर ने 10 सालों में सबसे ज्यादा ठंड और शीतलहर देखी गई थी। अमूमन साल के शुरुआती महीनों में भी यही हाल है, चाहे बात जनवरी की हो या मौजूदा समय में चल रहे फरवरी की हो। ऐसे में आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ठंड में शीतलहर से क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या होता है शीतलहर का प्रकोप, साथ ही स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है और कैसे मौसम में लगातार परिवर्तन होता रहता है और कब कब इसका व्यापक असर देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास शो की और अपने खास मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। तो हमारे साथ दो मेहमान बहुत ही खास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कृष्णा एस वत्स जी हैं जो कि सदस्य हैं एनडीएमए के। सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर एस.एम. रहेजा जी हैं जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले से पूर्वानुमान इसमें जताया जाता है, ऐसे में एनडीएमए की तरफ से जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर किस तरह की खास तैयारियां आप लोगों की तरफ से की जाती हैं? जब भी एक विंटर शुरू होता है तो उस विंटर के पहले हम सारे राज्यों के साथ हम मीटिंग करते हैं और शीतलहर की तैयारी के लिए एक आवश्यक कार्य योजना तैयार करने का हम उन्हें सलाह देते हैं। और खास करके जो उत्तर भारत के राज्य हैं उन्हें हम यह एक एक्शन प्लान कार्य योजना की बात उनको तैयार करने के लिए कहते हैं, जो कि जिला स्तर पर तैयार करना चाहिए जी। और उसको लागू करना चाहिए। जहाँ कहीं भी जो शीतलहर के लिए जो आवश्यक मानक है, जैसे जो कि औसत तापमान है वहाँ से जब 4.5 डिग्री कम हो जाए तो वहाँ शीतलहर का प्रभाव होता है। तो ऐसी सारी स्थितियों में जो आवश्यक उपाय हैं वो करना आवश्यक है। स्वास्थ्य को लेकर भी सर हमने देखा है कि उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो हमारे साथ डॉक्टर एस.एम. रहेजा जी हैं जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम देखते हैं शीतलहर का जो प्रकोप होता है वो तेज़ गति से जब बढ़ता है तो उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है स्वास्थ्य में और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आती हैं उनमें? शीतलहर की वजह से शरीर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, जैसे कि हमारे ब्लड प्रेशर का बढ़ना और कुछ एक रोग जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शंस का होना अधिक कॉमन हो जाता है। इसके अलावा हार्ट से संबंधित बीमारियां अधिक होती हैं और सीओपीडी, अस्थमा, सांस और जो आपका लंग्स की बीमारियां हैं उनमें अधिक प्रभाव पड़ता है। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के पेशेंट्स को इससे ज़्यादा तकलीफ होती है और शीतलहर की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी कम होने की वजह से बीमारियां होने का खतरा अधिक होता है। और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में हमारे को हाइपोथर्मिया, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे और जो वृद्ध व्यक्ति हैं जिनकी आयु 60 साल से अधिक है, ऐसे व्यक्तियों को यदि ज़्यादा समय तक ठंड में रहेंगे तो हाइपोथर्मिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिनका इम्यूनिटी कम है, जैसे कि एक्सट्रीम ऑफ एज, एल्डरली व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, छोटे बच्चे, डायबिटिक पेशेंट, सीओपीडी, एस्थमा, क्रॉनिक लंग डिसीज के पेशेंट, हार्ट की बीमारियों से जो ग्रसित हैं, जिनका ब्लड प्रेशर अधिक है, तो ऐसे मरीजों को अधिक ध्यान रखना चाहिए। डायबिटिक्स, ओबीस पेशेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन, ऐसे व्यक्तियों को अधिक ठंड में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
ये इनको चाहिए कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर को अवॉइड करें, कि क्योंकि यदि हम सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, यदि सर्दी से गर्मी में जाते हैं या गर्मी जी से ठंड में आते हैं, तो जो हमारा बॉडी का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है उस पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है जैसे, तो एकदम वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड प्रेशर एकदम शूट अप करेगा, जिससे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने के चांसेस अधिक जी हो जाते हैं। इसी प्रकार जिनको सांस की बीमारी है, यदि वो एकदम ठंड में जाएंगे तो उनके जो फेफड़े हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और एस्थमा और सीओपीडी का जो उनका जो अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और निमोनिया, खांसी, जुकाम, बुखार, जी ये सब बीमारियां इस मौसम में अधिक होती हैं, क्योंकि वायरस फ्रेंडली होता है ये मौसम। और दूसरा, हम एक बंद एनवायरनमेंट में रहते हैं, बंद कमरों में रहते हैं, तो इसकी वजह से भी ये जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं ये अधिक होने के चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, और भी सवाल हैं मन में जो लगातार हम आपसे पूछेंगे कि किस तरह से और ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल नज़र आता है कि जब शीतलहर अपने चरम पर होती है तो क्या क्या इसके इम्पैक्ट और ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस को लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और शीतलहर पर हम एक खास चर्चा कर रहे हैं। एक हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हम आपको बता दें कृष्णा जी हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, सबसे पहले अब आपके पास ही रुक करता हूं मैं ब्रेक के बाद। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि मौसम में लगातार परिवर्तन देखा गया है। बीते कुछ वर्षों की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और ठंड का प्रकोप भी और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये जो तमाम परिवर्तन है ये किस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम किस तरह से तैयार हो सकते हैं और किस तरह की खास हिदायत यहाँ पर आप देंगे कि जिससे बचाव और सावधानी बरती जा सकती है। एक तो जो हमारा एक्सट्रीम टेम्परेचर का तो है ही है जी, जैसे जो क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान बढ़ता है, बारिश का की मात्रा भी बढ़ी है, तो जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसके लिए हमें आवश्यक तैयारी करना ज़रूरी है। और हम इसके लिए हम एडवाइजरी जो देते हैं वो यह देते हैं कि लोग सुरक्षित रहें। लोग पहले तो जो टेम्परेचर है उसको अच्छे से मॉनिटर करें, उसके बारे में जानकारी लें। IMD हमेशा बुलेटिन जारी करता है, NDMA SDMA वो भी एडवाइजरी इशू करते हैं, तो लोग इस पर ध्यान जरूर रखें। और जब भी इस तरह से तापमान नीचे गिरता है तो लोग अपने को घर में रहें। जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, उससे अपने को बचाएं। और जो आवश्यक जो कदम है जैसे कि आप लेयर्स में कपड़े पहने, इसके कारण आपको ठंड कम लगे। थोड़ा ये जो कहते हैं सनलाइट है, सनलाइट में रहें तो थोड़ा आपको आवश्यक जो ऊष्मा है वो मिलती है। तो जो कुछ भी आप कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि थोड़ी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी होती हैं। जो लोग गरीब होते हैं उनको उस पर ज़्यादा ये प्रभाव पड़ता है, उन्हें ज़्यादा सुरक्षित रहने की ज़रूरत होती है। कई जिलों में हमने रैन बसेरा के लिए भी कहा है, जहाँ पर लोग रात में रह सकते हैं। जिला प्रशासन उन्हें कंबल वगैरह की सुविधा भी प्रदान कर सकता है। तो ये सारे जो कदम हैं ये लेने आवश्यक हैं और इसके लिए राज्य शासन के स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर और NGOs के जो हैं, जो सामाजिक स्तर पर भी प्रयत्न करना आवश्यक है।
तो ऐसे में किन किन क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है एनडीएमए का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शीतलहर का जो प्रकोप है वो तमाम क्षेत्रों पर पड़ता है। किस तरह से आपका फोकस रहता है और कैसे आप उसकी जो प्रणाली है और जो रूपरेखा है उसको तैयार करते हैं? उत्तर भारत के जो राज्य हैं उन पर ज़्यादा असर पड़ता है, और पहाड़ी क्षेत्र में जो के राज्य हैं है ना, वहाँ जब जब एक बर्फ गिरता है या तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरता है, तो वहाँ भी शीतलहर हम डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे ही जो हर जगह का जो औसत तापमान है, उस औसत तापमान में जो 4.5 डिग्री, और ये जो औसत तापमान है ये एक राज्य से दूसरे राज्य का अलग होता है, तो जब भी औसत तापमान से 4.5 डिग्री कम होता है तो हम शीतलहर डिक्लेयर करते हैं। और जब जो 6.4 से भी जब नीचे होता है तो उसको हम वो काफ़ी एक्सट्रीम कोल्ड वेव की बात, हम सीवियर कोल्ड वेव की बात करते हैं। जी, डॉक्टर रहेजा आपका रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर रहेजा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं, साफ तौर पर कहा जाता है कि ठंड में उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पर हार्ट पेशेंट, कितना इम्पैक्टफुल यहाँ पर आपको नज़र आता है और कितना इम्पैक्ट इससे पड़ता है, इसका प्रभाव कितना रहता है कि जिससे उनकी जान माल का कोई नुकसान ना हो? पर्टिकुलरली जो वृद्ध व्यक्ति हैं जिनकी आयु 60 साल से अधिक है, उनके ऊपर इस शीतलहर का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। उसकी वजह यह है कि एक तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, दूसरा वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रसित होते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का होना, और इम्यून सिस्टम में वीकनेस होती है, इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जैसे हमने बताया, यदि वो अधिक सर्दी में जाते हैं शीतलहर के दौरान, जो स्किन का तापमान है वो जैसे ही गिरता है तो स्किन के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है, स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। तो इनको, जैसा हमने शुरू में बताया कि लेयर्स ऑफ क्लोथिंग, जैसे बताया गया इस प्रोग्राम के दौरान कि सर्दियों के मौसम में हमें लेयर्स ऑफ क्लोथिंग डालना है और सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर को से बचना है। लेयर्स ऑफ क्लोथिंग का मतलब है कि आप सबसे नीचे प्रेफरेबली सूती कपड़ा पहने, उसके ऊपर कोई भी वुलन या थिक कॉटन का 3 लेयर या 4 लेयर या 5 लेयर में कपड़े पहनिए। इससे ये बेनिफिट होता है कि जो कपड़ों के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर जो एयर होती है वो एक इंसुलेशन का काम करती है, और इसीलिए हमें ठंड से ज़्यादा बचाव होता है। ऐसे में हमें ढीले कपड़े पहनने चाहिए और 3 या उससे अधिक लेयर्स में पहनने चाहिए। पर्टिकुलरली बुजुर्ग व्यक्तियों को चाहिए कि अपने सिर को ढक के रखें जब भी घर से बाहर जाएं, पैरों में मोजे डालें, क्योंकि इससे भी काफ़ी हीट लॉस होता है। और हाइपोथर्मिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हमें उससे बचना चाहिए। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे यदि आप नहा के आ रहे हैं तो एकदम बाहर हवा में ना जाएं, बाहर आने के बाद मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथ्स डालें, थोड़ा टाइम आराम करें एम्बिएंट टेम्परेचर में, फिर धीरे धीरे चेंज ऑफ टेम्परेचर को आगे लें। और दूसरी चीज़ है कि सर्दियों के मौसम में हमें खाने पीने का ध्यान भी अधिक रखना है, अपनी बॉडी का हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। ये बहुत ही आवश्यक बात है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर हम पानी कम पीते हैं, तो पानी अधिक पिएं जिससे कि बॉडी का जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है वो सिस्टम ठीक से काम करे, हमारा स्किन हाइड्रेटेड रहे, ब्लड प्रेशर और बाकी जो हमारे सिस्टम्स हैं बॉडी के वो सही से काम करें। ज़्यादा तला हुआ मसाले वाला खाना खाने से बचें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अक्सर हमने देखा कि हम व्यायाम कम करते हैं, तो इससे हमारा वेट बढ़ना, एसिडिटी, गैस का बनना अधिक होता है। और सर्दियों के मौसम में रेगुलर एक्सरसाइज का भी एक बहुत अहम योगदान है, जिसमें कि हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट हल्का अगेंस्ट रेजिस्टेंस या एरोबिक्स कर सकते हैं। प्रेफरेबली हमें सर्दियों के मौसम में यदि हम व्यायाम करते हैं तो ऐसे समय पे करें जब एम्बिएंट या टेम्परेचर ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो यदि ठंड ज़्यादा है तो आप घर में रह के व्यायाम कर सकते हैं। यदि आपने आउटडोर व्यायाम करना है तो मिडिल पार्ट ऑफ द डे में जाएं,
जबकि धूप निकली हुई है, बाहर जी। जो हवा है वो साफ है, एयर पोल्यूशन लेवल्स भी कम है, सर्दी भी कम है। तो इन सब चीजों को यदि हम ध्यान में लेते हुए अपने खाने पीने का, हाइड्रेशन का, और जिसमें कि हमें खाने पीने में फल सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना चाहिए, जिससे कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, फ्लेविनॉइड्स मिलते हैं, जो कि जी। फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को भी दुरुस्त करते हैं। नींद पूरी लें, खुश रहें, अपने दोस्तों से, परिवार से कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये भी देखा गया कि सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर्स काफी होते हैं इस समय। यानी कि पर्टिकुलरली जो जी। व्यक्ति अकेले रहते हैं या जो एल्डरली व्यक्ति हैं, जी। यदि वो सर्दियों के मौसम में ज्यादा किसी से मिल नहीं पाते, घर में ही रहते हैं, तो उनको सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर, जिसमें कि डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्वसनेस का होना अधिक होता है। तो इन सारी चीजों को यदि हम सम अप करें तो जी। ये मौसम में हम अपने आप को दुरुस्त रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं। पर्टिकुलरली यदि हम कुछ एक सावधानियां लें तो हम स्वस्थ रहेंगे और अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएंगे। बिल्कुल, और ये समय के साथ नज़र भी आता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि आपका जो खान-पान होता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ऐसे में ये चर्चा लगातार जारी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार आगे बढ़ाएंगे और तमाम और सवाल हैं जो अपने खास मेहमानों से पूछेंगे। जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शीतलहर पर हम ये खास चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी, अब आप ही का रुख करना चाहूँगा और आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जैसा कि हमने देखा है कि मौसम बदलने के साथ और जब हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज की, जब हम बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो हमने देखा है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मौसम पर पड़ा है कि अब धूप भी बहुत कम निकलने लगी है। कई बार हमने देखा है कि बारिश का सामना भी करना पड़ता है। उसके अलावा अब की बार देखा गया है कि जो अब की बार के आंकड़े सामने आए, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें तो ये है कि अब की बार बर्फ़ देर से पड़ी है, इसलिए भी ठंड थोड़ा और ज़्यादा जो उसका प्रकोप है वो और ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इन सब फैक्टरों को अगर हम मिलाएं तो क्या लगता है इसका कितना बड़ा प्रभाव लगातार पड़ता हुआ जनजीवन पर नज़र आ रहा है, और किस तरह से हम तैयार हो सकते हैं इसके लिए, और एनडीएमए किस तरह से तैयार है? जलवायु परिवर्तन का तो निश्चित रूप से असर पड़ता है और पड़ा है। और जिस भी मौसम में आप देखें, जैसे अगर गर्मियों की बात करें तो हीट वेव की तीव्रता बढ़ गई है जी। ना। और जैसे अब फ्लैश फ्लड्स काफ़ी होने लगे हैं और फ्लैश फ्लड्स के कारण लैंडस्लाइड्स होने लगे हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये सर्दियों के मौसम में जनरली, जैसे पहले तो 15 जनवरी के बाद इसका सर्दियों का प्रभाव बहुत कम हो जाता था, लेकिन अभी भी शीतलहर चल रही है जी। तो मौसम पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है। और इसके कारण जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। और एनडीएमए और जो सारे एसडीएमए हैं, इनको मिलजुल करके इसका मुकाबला करना पड़ता है हमें अभी से। जैसे अगर हीट वेव की तैयारी अभी अब हमें शुरू कर देनी होती है जी। तो वैसे ही हम सितंबर अक्टूबर में हम शीतलहर की भी तैयारी शुरू करते हैं, जब सारे राज्यों के साथ हम मीटिंग करते हैं और उन्हें कहते हैं कि इसके लिए जो एक्शन प्लान तैयार करें, जिला स्तर पर सारे जिला प्रशासन से बात करें। और जो खास करके हमारी जो जिम्मेदारी है वो समाज के गरीब तबके के प्रति ज़्यादा है, उनके लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। जो लोग समृद्ध हैं, जो लोग मध्य वर्ग के हैं, वो अपना देखभाल कर सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए जरूर प्रशासन को उस मदद करने की आवश्यकता है जी। तो वो बहुत ही आवश्यक है। और साथ साथ लोगों के मदद करने के साथ साथ ये शीतलहर का प्रभाव कृषि पर भी पड़ता है, जानवरों पर पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों की भी हमें
के प्रति, उन सारी चीज़ों के प्रति भी सजग रहने की आवश्यकता जी है। कृष्णा जी, ये देखा भी गया है कि जो बेमौसम बरसात है वो तमाम बार फसलों का भी नुकसान करती है, तो कृषि क्षेत्र तो बिल्कुल। इससे प्रभावित होता ही है। इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो लगातार इससे प्रभावित होते हैं, और ये बेमौसम जो बरसात होती है उसका कारण किस तरह से देखा जाए, और उससे हम कह सकते हैं कि जो नुकसान होता है उसके लिए किस तरह के स्टेप उठाए जाने चाहिए? देखिए, बेमौसम बरसात जो है वो तो बिल्कुल थोड़ा मैं जो कह रहा हूँ कि इंट्रा सीजनल जो वेरिएशंस हैं वो बढ़ गए हैं। तो बरसात कभी भी होती है, और मतलब जब होती है तो भारी मात्रा में हो जाती जी। है, और उससे फसलों का काफ़ी नुकसान होता है। और हमें थोड़ा इस बात की ओर इसलिए ध्यान रखना आवश्यक होता है कि ये हम किस तरह से इन सारी चीज़ों का प्रभाव हम कम कर सकते हैं। थोड़ा अगर उसकी जानकारी हमें हमेशा मिलती रहे तो हम अपने जो फसलों को हम ज़्यादा की ओर ध्यान दे सकते हैं। जी। उन पर जो आवश्यक जो दवाएं हैं वगैरह, उन सब का भी छिड़काव एक ऐसे समय पर कर सकते हैं जबकि उनकी फ्लावरिंग हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें हम एक अपनी योजना के तहत हम करने का निर्देश देते हैं। जी, जैसा कि हमने देखा है कि एनडीएमए फ़ोन अलर्ट भी देता है मौसम को लेकर, तो ऐसे में साफ तौर पर उसको अगर हम देखें तो आपकी तैयारियां क्या कहती हैं और किस तरह से उसका रिस्पॉन्स अभी आप देख पा रहे हैं? देखिए, हम तो ये येलो अलर्ट, रेड अलर्ट वगैरह इशू करते हैं। जी। वो आईएमडी जैसे सूचना देती है उस हिसाब से हम राज्यों के साथ संपर्क में रहते हैं। जी। और राज्यों को इस बात के लिए आगाह करते रहते हैं, और ये राज्य शासन अपने फिर जिला प्रशासन के साथ मिलकर के इसके लिए आवश्यक उपाय योजना करते रहती है। चलिए, और तो लगातार जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम कदम जो हैं वो उठाए जाते हैं हमेशा से सरकार के द्वारा, और जो तमाम एजेंसियां हैं उनके द्वारा, तो लगातार इस पर देखने को भी मिलता है कि शीतलहर की जो शीतलहर का जो लगातार हम कहर देखने को मिल रहा है वो मौसम के परिवर्तन से साफ तौर पर नजर आता है। ये चर्चा लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रहेजा, आप ही का रुख करता हूं। आपकी बार जैसा कि हमने देखा कि शीतलहर में जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्मॉग जब कन्वर्ट हो गया था तो कहीं ना कहीं जब तेज़ हवा गति यहाँ पर देखने को मिली, और जैसे ही नवंबर दिसंबर का महीना आया तो वहाँ पर भी बीमारियाँ अपने चरम पर पहुँचना शुरू हो गई। किस तरह से इसको आप देखते हैं और कैसे लोग इससे सावधान रह सकते हैं? शीतलहर का प्रकोप तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो दूषित हवा भी है वो कितना इम्पैक्ट डाल रही है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कुछ एक मेट्रो सिटीज में यदि आप देखें, नॉर्थ इंडिया में इस समय ठंड के साथ कोहरा है, फॉग है, और साथ में जो स्मोक है जिसको हम एयर पोल्यूशन की वजह से है, जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो स्मॉग बन जाता है। और ये स्मॉग है जो एयर से ज्यादा हैवी होता है, तो इसीलिए ये धरती के ऊपर ही अधिक रहता है, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं उससे कोई 50-100 मीटर तक रहता है ये चीज। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इसमें ठंडी हवा, स्मॉग जो है, फॉग के साथ जो स्मॉग है, इसके अंदर विषैले केमिकल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स, टोल्यूडीन, ये सारी केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा 2.5 माइक्रोन से छोटे या उससे बड़े पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं। और यदि हम इस समय बाहर जाते हैं आउटडोर एक्टिविटी करने, जैसे कि सुबह शाम यदि आप देखें तो स्मॉग अधिक होता है, जिसको हम कहते हैं कि मिल्की वाइट होती है एयर, और जो स्काई है वो मिल्की वाइट दिखता है, हमें धुंधला दिखता है। तो ऐसे में चाहिए कि हम इनडोर रहें, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी करने से बचें। हम बार बार ये समझाते हैं कि इस समय यदि
स्मॉग है, एयर पोल्यूशन और ठंड ज्यादा जी। है, तो आपको सुबह शाम बाहर सैर करने से, ये एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। जी। क्योंकि जब ये हमारे लंग्स में जाते हैं, जो 2.5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे लंग्स को तो डैमेज करते ही हैं, एल्वियोलाई को, उनके जी। जो लंग्स की इनर लाइनिंग है उसमें सूजन पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, सांस की बीमारी को बढ़ाते हैं और बलगम का जी। अधिक आना। और इसके अलावा ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे लंग्स की जो एल्वियोलाई हैं जी। उसके अंदर से क्रॉस करके हमारे ब्लड में चले जाते हैं। जी। और जब ये ब्लड में चले जाते हैं तो इसकी वजह से अब ये स्टडीज आ रही हैं कि जी। ये हमारे हार्ट में जब जाते हैं तो हार्ट अटैक होने का खतरा बिल्कुल अधिक हो साफ जाता है, तौर पर, stroke क्योंकि होने का इसके खतरा बढ़ तमाम जाता हमने है। देखा है कि जो तमाम पूरा और नर्वस सिस्टम है कहीं ना कहीं वो इससे बिगड़ता बिल्कुल, हुआ ये नजर आता है। बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक है और जी। हमें चाहिए कि यदि सर्दियों के मौसम में जी। हमें व्यायाम करना है, कुछ एक व्यक्ति करते हैं तो उनको जी। चाहिए कि मिडिल पार्ट ऑफ द डे में जाएं, जी। जैसे 11 से 4 बजे के बीच में, 12-1 बजे जब जी। सूरज निकला हुआ है, धूप निकली हुई है, जी। हवा साफ है, जी। तभी जी। आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी करें। नहीं बिल्कुल। तो अपने घर के अंदर सुबह शाम रह के थोड़ा बहुत योगा, एरोबिक्स, जी। एक्सरसाइज कर सकते हैं। खाने पीने का ध्यान रखें, पानी अधिक पिएं, नींद पूरी लें, जी। खुश रहें और बिल्कुल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते रहें और अपने निश्चित दोस्तों से, अपने निश्चित तौर पर रिश्तेदारों से डॉक्टर रहेजा, साफ तौर पर, क्योंकि जब अपना खान पान दुरुस्त होगा तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी पूरे शरीर में। और कृष्णा जी, अब आपका रुख कर रहा हूं और चाहूँगा कि आप संक्षेप में, क्योंकि समय हमारे पास बहुत सीमित है, तो संक्षेप में आप अपना जवाब दें। मैं आपसे बस ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने देखा तमाम ऐप्स के जरिए और टेक्नोलॉजी के जरिए अब लोगों तक पहुँचाया जा रहा है और जो तमाम एडवाइजरी जारी की जा रही है वो लोगों तक पहुँच रही है, ऐसे में आगे किस तरह से आप इसको मॉनिटर करने वाले हैं और क्या आगे के स्टेप्स हैं जिससे और ज़्यादा ये गेम चेंजर साबित होने वाला है एनडीएमए की तरफ से जो तमाम प्रणालियां नजर आती हैं? जी। मॉनिटर करते रहेंगे, मानता राज्यों को हम ये एडवाइजरी इशू करते रहेंगे जी। और लोगों को आगाह करते रहेंगे कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जो बड़े हैं और वृद्ध हैं उनका ख्याल रखें और जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जो प्रिकॉशंस हैं वो जरूर लें। जी। और ये साथ ही साथ जो है इसका जो सामाजिक आर्थिक आयाम है लोगों को उसकी ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें किस तरह से सुरक्षित रखा जाए उसकी ओर जरूर हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है। जी, निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने का, तमाम जो अपनी बातें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृष्णा एडवस जी आपका भी और डॉक्टर SM रहेजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर जैसा कि शीतलहर का कहर देखा जा रहा है, क्योंकि मौसम में भारी परिवर्तन नजर आ रहा है, जलवायु परिवर्तन भी इसका एक प्रमुख कारण है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से बर्फ जब देर से पड़ी तो शीतलहर भी देर तक रहेगी और ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। जैसा कि बताया गया है कि आप अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और यही हम आपसे भी आशा करते हैं, क्योंकि शीतलहर का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में इससे निजात पाने के लिए आप अपने घरों में रहिए, ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए और साफ तौर पर अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।